हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद प्रतीक 2। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन और इसका नाम हो गया है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो लेट मी मेंशन हियर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज द नाउ द नेम ऑफ दिस चैप्टर हियर। फाइन, एक्चुअली ना ये वाला ही चैप्टर था जो मैंने आपका कंप्लीट नहीं करवा पाया था और बाकी सारे हमने ऑलरेडी कर लिए थे, तो इसके मैं दो पार्ट बनाऊंगी। आई वाज थिंकिंग कि एक ही पार्ट में कवर कर दूं, बट ना एडिशनल टॉपिक्स भी है तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो बेटर टू गो फॉर अ वन पार्ट ओनली। Let's go ahead. You can find out now all the notes on my website that is studyshipwithkati.com. In fact, I will highly encourage that visit there. अगर कुछ नहीं मिलता है तो please reach out to me there too. Okay? Here you go. इंडियाज फॉरेन पॉलिसी से मतलब है हमारा 90 से लेके मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उससे लेके नेहरू के टाइम तक और बाद में यहाँ आपके एज पर द बुक देखेंगे तो 2014 तक रिलेशंस मेंटेन्ड हैं कि कैसे फॉरेन पॉलिसी रही। बट देयर आर ड्रास्टिक चेंज आफ्टर 2014 एज वेल बिकॉज ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट। तो वी विल सी ऑल दोज रिलेशंस इनटू आवर एडेड टॉपिक। ओके, हियर वी गो नाउ। So we need to see that कि आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है कि इंडिया के सामने दो चैलेंज थे, एक तो था वेलफेयर का और एक था डेमोक्रेसी वाले का। तो पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडिया फेस मैनी चैलेंजेस, स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी भी रही हैं। सो मोर ओवर इंडिया ने स्टार्ट किया वर्ल्ड फेयर में अपने आप को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट स्टैब्लिश करने में with overall context like the legacy of the many international disputes left by the British pressures, because we were there as a new player in the world politics. So we need to establish ourselves in a very different way, like the way जैसे हमें ब्रिटिश ने किया था वैसे नहीं, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ उनके पपेट थे, अब हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री थे। India shaped its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of the peace, because India हमेशा उसके फेवर में रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि Pandit Jawaharlal Nehru, who was always in the favor of the peace and was against the use of nuclear power here. In post Second World War period हम देखते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है कंट्रीज की थोड़ी थोड़ी चेंज होती है और वो सारा वर्ल्ड जो है दो कैंप में डिवाइड हो गया। एक जो यूएसए का सपोर्ट कर रहा था, दूसरा जो है जो यूएसएसआर का सपोर्ट कर रहा था। नाउ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ऐसे वक्त में अपने आप को दो कैंप से बचाने के लिए और एक फेयर स्टैंड लेने के लिए इंडिया ने अपनाई पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस हियर। What we did, it was a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism. It influenced the liberation movements of many Asian and African countries. कोल्ड वॉर एरा जो है मार्क करता है हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कॉन्सेंट्रेशन का एट द ग्लोबल लेवल बिटवीन द टू ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर यूएस एंड यूएसएसआर। इसी दौरान चूंकि हम ये नहीं भूल सकते हैं क्योंकि हम भारत आज़ाद होने से पहले की बात कर रहे हैं, 45 के दौरान की बात कर रहे हैं, इंडियन नेशनल आर्मी क्रिएट होती है। इंडियन नेशनल आर्मी जो क्रिएट की गई थी सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। दिस वाज अ क्लियर मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंकेजेस बिटवीन इंडिया एंड ओवरसीज इंडियन ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके बारे में आपके चैप्टर में बहुत कम मेंशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करना चाहूंगी। बेसिकली हम ब्रिटिश ने हमको प्रॉमिस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे एंड हो जाएगा तुम लोग हमारा साथ दे दो, और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाएगा आपको हम आज़ादी दे देंगे। ठीक है भाई, अब चूंकि ऐसा है वो वादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कर चुके थे और फिर आज़ादी नहीं दी थी, सेकेंड के दौरान भी कर रहे थे। देयर वर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु वर सेइंग दैट कि डू नॉट फॉल दिस टाइम फॉर ब्रिटिश, नो वी आर गोइंग टू डू दैट सेम मिस्टेक। इस बार वो झूठा वादा करेंगे और ऐसे छोड़ देंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, मान लीजिए हमारे ऊपर राज कर रहे थे ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का दुश्मन हमारा तो दोस्त हुआ ना, बिकॉज वी वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम ब्रिटिश एंड समहाउ वी वांटेड टू गेट लिबरेटेड। तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे इन्होंने पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लीडर से कम्युनिकेट किया। ठीक है, जहाँ क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो हमारे यहाँ से आर्मी भेजी गई थी अलग अलग देशों में जहाँ पे भी लड़ाइयाँ चल रही थी वहाँ पर, और जहाँ इंडियन सैनिकों को कैदी बनाया गया था वहाँ के लीडर से रिक्वेस्ट की गई कि उनको छोड़ दो, बिकॉज एक्चुअली हम भी ब्रिटिश के खिलाफ है, हमें तो मजबूरी में उनका साथ देना हो रहा है। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्लानिंग थी, जापान में ये ले जाते हैं इन सबको, वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और इकट्ठा करके आसाम के रास्ते से मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले रास्ते से जाकर जो है
इनके ऊपर अटैक कर देंगे ब्रिटिश के ऊपर। लेकिन जब वो ऐसा कर रहे थे तो इन बिटवीन ही उनकी जो है डेथ हो जाती है जब वो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। अब ये डेथ हुई थी या मर्डर, इस बात पे आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। So along with this, there is another prevailing world politics we see. Indian leadership was in a direction to pursue its national interest with this international context. However, हमें आज़ादी मिल जाती है 1947 में, और फिर देखते हैं हमारे जो डिसीजंस है वो कैसे इम्पैक्ट होते हैं आगे जाकर। नेहरूज रोल, नेहरू का रोल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि नेहरू एक्सरसाइज फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम 1946 टू 1964। ही वाज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ हिज ओन कैबिनेट। 3 मेजर ऑब्जेक्टिव जो नेहरू जी के पॉलिसी के थे वो ये थे कि पहला तो ये हो गया टू प्रिजर्व द हार्ड अर्न्ड सोवरेनिटी, ठीक है, मतलब इतनी मुश्किल से जो अब हमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी मिली है, जो हमें आज़ादी मिली है, वो हमने नहीं जाने देना है। दूसरा, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, दिस वाज द सेकंड वन, एंड टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस वाज द थर्ड वन। Despite this, the fact that many leaders from India wanted to India to follow a pro-US foreign policy, there were many leaders जो कहते थे कि नेहरू जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, he should actually follow the USA क्योंकि USA इंडिया के लिए फायदा लाएगा। लेकिन नेहरू विश टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी थ्रू द स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। उनके हिसाब से विदाउट favoring any camp, we can stand out for our own choices there, and we did it. Distance from two camps, India wanted to keep away from the military alliances led by the US and Soviet Union against each other. US जो है वो खुश नहीं था इंडिया के इस इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से एंड जो हमने पॉलिसी अपनाई थी नॉन अलाइनमेंट से। यही कारण है कि इंडिया एंड यूएसए के रिलेशन को दोबारा स्टैब्लिश होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी एक नाराज़गी यूएसए की ये थी कि इसने देखो यूएसएसआर का साथ दिया था इनडायरेक्टली, ठीक है, ऐसे वर्ल्ड क्रिटिक्स मानते हैं। During 1950s, we see that India took an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from the members of both power blocks. India के independent stand help करते हैं इंडिया को in growing relations with USSR, hurt the sentiment of the USA, and therefore there was a considerable unease in Indo-US relations during 1950s, even later also. आई होप दैट कि मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, बट यू होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ। नेहरू जो है नेहरू का जो एरा है, मतलब जब उन्होंने रूल किया और जब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, दिस मार्क द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट जो एशिया एंड अफ्रीका से थे। जैसे कि अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू वी सी दैट कि एक कॉन्फ्रेंस होती है एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन मार्च 1947। मतलब इंडिया ने, नेहरू जी की ही ये इनिशिएटिव थी कि उन्होंने बोला जितनी भी डीकोलोनाइज कंट्री हैं रिसेंटली, मतलब जितनी आज़ाद हुई हैं, लेट्स कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट दीज टू कैंप्स एंड स्टैंड फॉर आवर ओन बेनिफिट्स रादर देन फॉर आवर सुपर पावर्स। सो इंडिया सपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ द डीकोलोनाइजेशन एंड ऑपोज्ड रेशिज्म, स्पेशली एपोथीट जो था साउथ अफ्रीका में। एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस होती है दोबारा, अब हम देखते हैं इंडोनेशियन सिटी में बंदंग में हुई थी 1955 में, इसको बंदंग कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, और यही से जो है हमारे नाम की स्टैब्लिशमेंट भी हो ही जाती है। Now going ahead, the first summit of the NAM was held in Belgrade, September 1961. ये काफी बार पूछा जाता है, and it is very important that you remember this one. पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, अभी देखते हैं चाइना से हमारे रिलेशंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका कुछ पोर्शन डिलीट हो गया, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट अगेन बिकॉज कुछ हुआ है, तो वी नीड टू गो थ्रू ऑल द टॉपिक हियर दैट इज गिवन। इंडिपेंडेंट इंडिया के जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ फ्रेंडली नोट पे थे एक ज़माने में, बिकॉज इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट देयर। Some of the नेहरूज के जो कलीग थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, दे वर वरीड अबाउट पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन जो फ्यूचर में हो सकता था और जो कि बाद में सच भी हुआ। पंचशील इसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज इंडिया एंड चाइना के रिलेशन ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वी साइन 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये अग्रीमेंट था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनीज उस वक्त के जो प्रमाय जो लाई थे उनके बीच में 29 अप्रैल 1954 को। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट डायरेक्शन दैट वी टुक फॉर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन द टू। मतलब कांड होने से पहले का अग्रीमेंट था कि भैया शांति बना के रखेंगे, और फिर देखते हैं अगले ही एपिसोड में चीज़ें बिखर जाती हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, फाइन दैट।
Here let's go for तिब्बत वाला इशू। देखिए तिब्बत को लेके जो है बहुत बड़ा मसला है, वो क्या है, तिब्बत एक सेंट्रल एशियन रीजन है, प्लेट्यू है सेंट्रल एशियन रीजन का, and it's one of the major issues that historically caused tension between India and China. After the Panchshil Agreement 1954, India conceded China's claim over तिब्बत there. 1959 में तिब्बतन जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो भाग करके इंडिया आ जाते हैं एंड फिर यहीं से तिब्बत को लीड करते हैं। कुल मिला के तिब्बत पर चाइना अपना क्लेम करता है, तिब्बत कहता है नहीं भाई हम आपके टेरिटरी में आते ही नहीं है, हम इंडिपेंडेंट हैं। अभी तिब्बत को कन्विंस करना बहुत आसान है अगर दलाई लामा को वहां से हटा दिया गया। स्पिरिचुअल लीडर, तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर जिनकी बात जो है पूरा तिब्बत सुनता है, तो उनको अगर हटा दिया जाए रास्ते से तो काम आसान हो जाएगा। तो उनको मारने के लिए चाइना की जो है मिलिट्री ने कई सारी कोशिश की, बट वो भागकर इंडिया आ जाते हैं। अब चूंकि इंडिया ने चाइना के दुश्मन को रेफ्यूज दिया था तो इस बात को लेकर रिलेशन और ज्यादा खराब हो गए। चाइनीज इन्वेजन 1962, देखिए आगे होता है, चाइना annexed तिब्बत in 1950 and removed the historical buffer between two countries। और इश्यू ऑफ दलाई लामा ने तो भाई आग में घी डालने का काम किया था। चाइना ने 2 क्लेम इंडियन टेरिटरी के अंदर किए कि भाई ये इन्हीं के एरियाज है। एक तो हो गया अक्साई चिन, लद्दाख में है एंड जम्मू कश्मीर के लद्दाख में, एंड स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा वाला रीजन हो गया। चाइना ने मैसिव इन्वेजन कर दिया अक्टूबर 1962 में ऑन बोथ द डिस्प्यूटेड एरियाज। चाइना वॉर टेंटेड इंडियाज इमेज एट होम एज वेल एज अब्रॉड। अब चूंकि इंडिया हार गया था तो इंडिया की इमेज हो गई थी भयंकर वाली खराब, ना केवल घर पर बल्कि बाहर भी। तो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन इंडिया, सोवियत एंड द चाइना हियर created reconciliable difference between the Communist Party as well। मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, इंडिया पहली कंट्री है जिसने कम्युनिस्ट पार्टी को रिकॉग्निशन दी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी में भी चेंजेस आ जाते हैं क्योंकि सोवियत यूनियन से ये इमर्ज हुई थी। सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट पार्टी अब अलग हो गई, चाइना वाले की आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग हो जाती है। अब इंडिया के जो ग्रुप है 2 ग्रुप बट जाते हैं, जो एक दो जो कहते थे कि भाई नहीं चाइना वाली सही है, और एक जो कहते थे नहीं सोवियत यूनियन वाली कम्युनिस्ट सही है। So we see that the pro-USSR faction remain within the CPI and move towards closer ties with the Congress as well here, because USSR has been always in the favor of India. Wars and peace with Pakistan, this is something very important. Conflict started with Pakistan just after independence over the dispute on Kashmir, और ये major मुद्दा है। इंडिया पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी साइन होती है नेहरू एंड जनरल अयूब खान के बीच में 1960 में। फिर हालांकि क्योंकि क्या था ना कि ऐसे था, दिस हैज वर्कड वेल डिस्पाइट ऑल अप्स एंड डाउन्स। लाइक पानी जो है ऐसा जा रहा है, ठीक है, अभी जो डाउन्स ऊपर वाले लोग हैं, ऊपर की तरफ जो लोग हैं, इन लोगों ने तो पानी यूज कर लिया, अब जब तक नीचे आएगा तब तक बचा ही नहीं कुछ। तो हालांकि ये इतना बड़ा इशू नहीं बनता है, सबसे बड़ा इशू कश्मीर मुद्दा ही है। अप्रैल 1965 में देखते हैं पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी आर्मी अटैक। भाई भूल गए थे ये कि कर किस पर रहे हैं जिनसे हम अलग हुए हैं, तो ऑफ कोर्स दैट कि भाई बच्चा समझ नहीं रहा पाकिस्तान को, और इंडिया जो है वो उसको जन्म देने वाला है। तो इन रन ऑफ कच्छ अटैक किए जाते हैं यहाँ पर, विच फॉलोड बाय अ बिगर ऑफेंसिव इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल अगस्त एंड सितंबर के टाइम पे। हॉस्टिलिटीज भयंकर बढ़ जाते हैं, यूएन को इंटरवेन करना होता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे उस वक्त, इन पाकिस्तान जनरल अयूब खान। युद्ध को खत्म करने के लिए यहाँ पर ताशकंद अग्रीमेंट साइन किया जाता है, दिस वाज ब्रोकर्ड बाय सोवियत यूनियन। हालांकि यहाँ पे ये लिखा नहीं है 1965 के वॉर में जो है वो इंडिया जीतता है। तो ये जो ताशकंद अग्रीमेंट था ये 1966 में हुआ था, जब शास्त्री जी 10 जनवरी को वहाँ साइन करने गए थे, उसी दौरान उनकी मौत भी हो जाती है। माना जाता है इट वाज अ नेचुरल हार्ट अटैक, बट कुछ लोगों का मानना है कि देयर वाज अ स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दिस वन, व्हाट डोंट नो। बांग्लादेश वॉर 1971, इंडिया से अलग हुआ पाकिस्तान, पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश। इन अ ड्रामेटिक इंटरनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1970, ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तानी रूलर्स जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे जो डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट आया था। मतलब जो ईस्ट पाकिस्तान में वर्डिक्ट आया था वो वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वेस्ट के हिसाब से, वेस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज का रियल पाकिस्तान है, वो मानते थे कि नहीं भाई ये तो हमारी टेरिटरी है, हम ही रूल करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं चलने वाला।
Throughout the 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh, like 8 million refugees who moved to East Pakistan and took shelter in the neighboring areas in India. After the months of diplomatic tension and military build-up, फुल स्केल वॉर हो जाता है। बांग्लादेश ने इंडिया से मदद मांग ली। फिर जो है ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं, इंडिया पाक का मुद्दा बन जाता है एंड दिस ब्रोक आउट इन दिसंबर 1971। 3 जुलाई 72 को शिमला अग्रीमेंट होता है ये वॉर को एंड करने के लिए इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। और इसी दौरान जो है दिसंबर के दौरान बांग्लादेश का जन्म हुआ यहाँ पर। नाउ वी गोना सी फॉर इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। देखिए इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी जो है ये पुराना वाला टॉपिक है बट स्टिल आई एम गोना रेफर। फिर हम हमारे पार्ट 2 में क्या करेंगे कि जितने भी आपके रिमेनिंग 1 है ना वो कवर कर लेंगे, ठीक है। इंडियाज, अच्छा ओके, डू लेट्स डू वन थिंग, वी गोना डू इट इन अ पार्ट 1 ओनली। वैसे ये भी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेट्स डू इट। फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकिंग किया जाता है इंडिया के द्वारा 1964 में, पोखरण फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, राजस्थान के पोखरण में हुआ था ये। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है दिस वाज इनिशिएटेड इन लेट 1940s एंड 74 में पहला न्यूक्लियर टेस्ट लेट इसलिए हुआ क्योंकि नेहरू वाज नेवर इन द फेवर ऑफ जनरेटिंग दिस न्यूक्लियर एनर्जी हियर बिकॉज ही वाज ऑलवेज अगेंस्ट ऑफ दिस। उनके हिसाब से पीसफुल रहना चाहिए, ये सब लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। तो 64 में उनकी डेथ होती है, काम तेजी से शुरू हुआ और 74 में पोखरण फर्स्ट हो जाता है। नेहरू वॉज अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एंड इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर द पीसफुल पर्पसेस ओनली। भाई अपनी सुरक्षा के लिए होना तो चाहिए, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ट्राई टू इम्पोज द एनपीटी ऑफ 1968 ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया ने एनपीटी को डिस्क्रिमिनेट करते हुए और कहते हुए रिफ्यूज कर दिया साइन करने के लिए। India conducted a series of nuclear tests in May 1998, demonstrating its capacity to use nuclear energy for the military purposes there. Now we're gonna go for our added topics, जो अभी India's relation with USA, Israel and Russia add हुआ है। तो we're gonna do for Indo-US relation. Actually ये मैंने directly topic जो है उठा लिया है because this is something that is mentioned into your additional वाला topic and that's good अगर हम directly भी कर लेते हैं। वैसे ये आपका शॉर्ट में है। रिलेशन इंडिया एंड यूएसए के जो है ट्रांसफॉर्म किए हैं बिकॉज ऑफ द एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज कोल्ड वॉर के दौरान से टू स्ट्रैटेजिक पार्टनर, मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर दौरान। कोल्ड वॉर से लेके कोल्ड वॉर के बाद तक के रिलेशन हमारे चेंज हुए हैं। Recently, US President, former President, let's say, Donald Trump visited India, while only 3 of the 9 US presidents during 1947 to 2000 visited India because of the different relation we shared. Every president in last 2 decades has visited India at least once. Many reasons could be described to the higher frequencies of the visit, जैसे कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जैसे जैसे कोल्ड वॉर के बाद चेंज हुआ तो यहाँ पर विजिट भी शुरू हुई। इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली अच्छा परफॉर्म करने लगा एंड द राइज ऑफ एन असर्टिव चाइना एंड इंडिया प्लेस ऑन द ग्लोबल हाई टेबल नाउ। तो भाई यूएसए का सिंपल फंडा है, जो पावरफुल है अपन उससे दोस्ती करेगा इन दैट वे। इंडो यूएसए रिलेशंस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर 1954 के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स विद पाकिस्तान अ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन होती है, इसको बोलते हैं ट्रीटी अलाई। 61 में इंडिया जो है बिकम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट टू अवॉइड इन्वॉल्वमेंट इन द कोल्ड वॉर का जो उस वक्त गेम चल रहा था उसमें। इंडिया ने कल्टिवेट की स्ट्रैटेजिक एंड मिलिट्री रिलेशंस विद द सोवियत यूनियन ताकि वो पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के रिलेशंस को झेल सके, क्योंकि रिसेंटली पता चलता है कि यूएसए एंड पाक मिल गए हैं तो इंडिया को अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ तो चाहिए ना। इंडिया ने 20 ईयर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी यूएसएसआर के साथ 1971 में। portrayed a definite tilt towards the USSR as per the political scientists. However, we signed it because we wanted to save us. उस वक्त बांग्लादेश वॉर हो रहा था और हमको पता चलता है यूएस, पाक एंड चाइना ये तीनों मिल जाते, तो हम क्या करते हैं उस वक्त। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन 1991, emergence of unipolar world and new economic policies gave India a new turn to Indo-Asia relations here. Relations through the post-Cold War era. Okay. मतलब उसके बाद क्या हुआ, इंडो यूएस बायलैटरल रिलेशन जो है ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। वी सी दैट की भी पार्टनरशिप विद द साइनिंग ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। डोनाल्ड ट्रम्प जो है फरवरी 2020 में इंडिया विजिट किए थे। फ्रिक्वेंसी जो है हाई लेवल विजिट्स की बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस दैट इंडिया इज गेनिंग इन रिसेंट ईयर्स।
दोनों ही कंट्री ने अलग अलग तरीके से जो है कॉपरेट किया है, जैसे कि ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, इंडियन ओशियन रीजन को लेकर कई सारी हमारे बीच में जो है बायलैटरल अग्रीमेंट साइन हुए हैं। गोइंग अहेड वी नीड टू सी फॉर इंडिया के रिलेशंस ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। देखिए पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करें, दो इंडिया लेड द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वेरी क्लोज टाइज इमर्ज बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर आजादी के बाद से। सोवियत यूनियन ने जो है वो वीटो दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टू ब्लॉक एंटी इंडिया इनिशिएटिव्स ऑन कश्मीर इन 1957। तभी यूएसएसआर जो है हमारा दोस्त रहा है, and in 1962 as well here. During the 1971 Indo-Pak War, Soviet Union cast three Peters in UNSC to block attempt to stop India from its ongoing military campaign. USSR जो है न्यूट्रल रहा था 1962 के साइनो इंडियन वॉर में and brokered a peace between India and Pakistan during 1965 war as well. 1971 में ट्रीटी साइन होती है 20 साल की, हमने जैसे ये बात की थी, क्योंकि इंडिया को मदद चाहिए थी पाकिस्तान से और पाकिस्तान, चाइना एंड यूएसएसआर के अलाई से बचने के लिए। बाकी पाकिस्तान के लिए तो इंडिया काफी है। इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो यूएसएसआर प्रोवाइडेड टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडिया फॉर एस्टैब्लिशिंग कोर इंडस्ट्रीज, जैसे कि भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये सारे स्टील प्लांट्स एंड मशीनरी प्लांट्स हो गए, भेल हो गया। इन द एनर्जी सेक्टर इट हेल्प इन सेटिंग अप ऑफ ONGC here. Soviet Union accepted Indian currency for trade when India was sort of a foreign exchange as well here. मतलब दोस्त है हमारा रशिया तो। फिर मिलिट्री एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इसरो की जो फर्स्ट सैटेलाइट थी आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन। राकेश शर्मा जो है हमारे पहले इंडियन थे स्पेस में जाने वाले 1984 में, when he flew abroad the Soviet spacecraft Soyuz C-11 there. 1991 में देखते हैं 70% ऑफ इंडियन आर्मी के जो आर्नामेंट्स हैं वो आ रहे थे हमारे और 80% ऑफ इट्स एयरफोर्स सिस्टम है, 85% ऑफ इट्स नवल प्लेटफॉर्म, वो सारे के सारे सोवियत यूनियन से आते हैं और आप कह सकते हैं रशिया से आते हैं। सो यू सी दैट कि हाउ मच इम्पोर्टेंट दे आर फॉर अस। 21st सेंचुरी में इंडो एशिया रिलेशंस जो है वो हमको देखने की जरूरत है, इंडो रशियन रिलेशंस देखने की जरूरत है। 1991 में वी एक्चुअली वाटरशेड मूवमेंट्स हैपन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है इंडिया में एंड सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ। तो जब व्लादिमीर पुतिन बनते हैं रशिया के प्रेसिडेंट 2000 में, बायलैटरल टाइज जो है वो दोबारा से एक बार शुरू होते हैं और फिर से हमारा जो है घनिष्ठ मित्रता का पाथ यहाँ पे क्लियर होता है। ट्रेड टर्म्स में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है एग्जिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड रशिया इज इन्वेस्टिंग अ लॉट इन इंडियाज मेक इन इंडिया वाला प्रोजेक्ट एंड बिल्डिंग स्मार्ट सिटीज हियर। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों ही कंट्री ने टारगेट सेट किया है कि $30 US बाय 2025 इनको करना है एंड द गोल वाज रीच्ड बाय 2017। तो नया टारगेट सेट किया गया 50 बिलियन। अच्छा मैंने यहाँ पे बिलियन नहीं लिखा ना, $30 बिलियन होगा, ठीक है। $30 बिलियन जो है इनको 2025 में रीच करना था इन्वेस्टमेंट के मामले में और 2017 में ही हो गया। ये नया टारगेट पे 50 बिलियन रखा गया था 2025 के लिए। डिफेंस की बात करते हैं, रशिया इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप हैज बिगन टू मूव बियॉन्ड द बायर एंड सेलर मॉडल टू मोर कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, जैसे कि हमने जॉइंट रिसर्च के बारे में साथ में काम किया, डिजाइन, प्रोडक्शन, एवरीथिंग। इंडिया जो है सेकंड बिगेस्ट मार्केट है रशियन डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। 2007 में 68% ऑफ इंडियाज मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो इम्पोर्ट किए जा रहे थे रशिया से। जॉइंट मिलिट्री प्रोग्राम ऑफ इंडिया एंड रशिया इंक्लूड ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम, Sukhoi Su-30 MKI program, Ka, and 226 twin engine utility helicopter, naval frigates, S-400 surface to air missile defense system deal, everything are involved into this one. साइंस एंड एनर्जी को लेके भी हमने सारे जो है लॉन्ग टर्म प्रोग्राम साइन किए हैं, जैसे कि रशिया विल असिस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 12 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया एंड इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन रशिया oil and gas industry is likely to reach about $15 billion by 2020. कल्चरल वे में जैसे कि रशिया में काफ़ी ज़्यादा चैरिश किया जाता है और पसंद करते हैं लोग बॉलीवुड को देखना, और लॉन्ग टर्म स्कॉलरली स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स भी होते हैं, एग्जिबिट्स भी होते हैं, ऑब्जर्वेंस ऑफ द ईयर ऑफ रशिया एंड इंडिया एंड वाइस वर्सा। सो देयर आर मेनी थिंग्स टू डू अवे। ओके, now not here I think that the most of probably this is going to be the last topic.
इंडिया इजराइल रिलेशन, देखिए नियरली 45 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इजराइल के साथ रिलेशन सही हुए। पहले इसको मिडिल ईस्ट रीजन बोला करते थे, नाउ वेस्ट एशियन रीजन, मतलब अरब वाला रीजन। तो बेसिकली ये शुरू होता है, हमें आश्चर्य होना चाहिए कि डिस्पाइट हैविंग द सेम नेशन हिस्ट्री वी वरंट इन कॉन्टैक्ट। जैसे कि 1947 में इंडिया आजाद हुआ, 48 में इजराइल, दोनों के ही कॉलोनियल मास्टर ब्रिटिश रहे हैं, हिस्टोरिकली कल्चरली टाइज जो है वो रहे हैं। बट अच्छे से रिलेशन बिल्डअप शुरू हुए जब इजरायली एम्बेसी इंडिया में बनती है 1992 में। बट इवन आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन, सही रिलेशन स्टैब्लिश हो पाए जब इंडिया की गवर्नमेंट 1996 से 1998 में आती है। Relations between the two democratic nations further intensified with the visions of the two heads of the government, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तो नरेंद्र मोदी जी विजिट करते हैं इजराइल 2017 में और नेतन्याहू आए थे इंडिया 2019 में। इस तरीके से हम दोनों ही कंट्रीज ने एक साथ कदम बढ़ाया कल्चरल एक्सचेंज, सिक्योरिटी, डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर। Areas of cooperation, we cooperated in political cooperation. So since the upgradation of relations in 1992, defense and agriculture have become the two main pillars of the bilateral agreement. Political ties दोनों में अच्छे हुए because of the government that we have currently. Because अभी की जो current government है, they more focus on building a better relation with our foreign country. We also signed 7 agreements around in areas of research and development, innovations को लेके, water, agriculture, space को लेके। 2018 में इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था इंडिया, एंड ड्यूरिंग विच गवर्नमेंट कोऑपरेशन एयर ट्रांसपोर्ट ये भी साइन किए गए थे अलॉन्ग विद द 5 अदर सेमी गवर्नमेंटल अग्रीमेंट्स हियर। एंड इंक्रीज इन द हाई लेवल एक्सचेंजेस इन रिसेंट टाइम्स हैज एक्सपेंडेड कोऑपरेशन एरियाज लाइक ट्रेड, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी एज वेल। इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो देखिए इसमें भी है, मेजर एक्सपोर्ट्स इंडिया के इजराइल से आते हैं रिगार्डिंग प्रेशियस स्टोन्स, मेटल, केमिकल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें जो है इजराइल को जाती है, जैसे कि केमिकल, मिनरल प्रोडक्ट्स, बेस मेटल्स, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट। पोटैश जो है एक मेजर आइटम है इजराइल को जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर की बात करें तो सेवरल इंडिया इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कॉपरेशन एग्रीकल्चर हैव बीन सेट अप, जैसे कि हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में सेटअप किए गए। इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली बेनिफिटेड फ्रॉम इजरायली एक्सपर्टीज एंड टेक्नोलॉजीज इन हॉर्टिकल्चर और वी कैन से मैकेनाइजेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। एक्चुअली थोड़े से वर्ड्स मुझको टिल्ड लग रहे हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी इसका प्रॉपर्ली, तो मैं असेंबल कर दूंगी इसको एक बार, पर्टिकुलरली हरियाणा एंड महाराष्ट्र में। Currently, Israeli drip irrigation technologies and products are widely used in India. Furthermore, India is gaining Israel's expertise in managing and improving dairy farming and high milk yield. So you see that we are cooperating a number of things there. Military and strategic cooperation. India's armed trade with Israel had reached about almost $600 million in 2016, making Israel the second largest source of defense equipment for India after Russia here. The common aspiration to fight the menace of terrorism, like हम दोनों ही terrorism के सख्त खिलाफ है और इसको लेके जो है वो काम भी कर रहे हैं। For working groups in areas of broader management, internal security, crime prevention, cyber crime, इन सब को लेके जो है we are working actually together. But why is India stand on Israel-Palestine issue? This is something that is really important. India for a very long time had called for two-state solution that supports the establishment of sovereign independent state of Palestine. आपको पता है ना इजराइल पैलेस्टीन इशू, अगर नहीं पता हो तो मैंने पूरा एक सीरीज बनाया हुआ है, वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इंडिया का जो स्टैंड है इजराइल पैलेस्टीन को लेके वो जो है हिंडर नहीं रहा है। ग्रोइंग डिप्लोमेटिक रिलेशन जो हमारे इंडिया एंड इजराइल के साथ है, वी नीड टू मेक डिसीजन इन दैट थिंग। सो रिसेंट क्लोज जो टाइज रहे हैं इजराइल के साथ, these have been diluted India's stance on the issues. Prime Minister Modi noteworthy visit to Israel in 2017 did not lead to the diplomatic tensions with Arab nations, making it successful turning point. For Israel, India is an enormous market for its technology and expertise. Conclusion में हम ये कह सकते हैं मोदी एंड नेतन्याहू दोनों ही एफिनिटी शेयर करते हैं फॉर न्यू लिबरलिज्म एंड रिलीजियस कंजर्वेटिज्म को लेके। Judging from the political climates in both the countries, they are expected to continue
being in power for the near future. Of course, we can see this one. And the shared socio-political climate in both the countries is perfect है दोनों ही के लिए आगे जाने के लिए. So anthropologist Arjun Appudurai would say that he open markets near the closed culture as well. Fine है. I hope that you have understood. अगर आपको ये डिफिकल्ट लगा हो समझने में तो प्लीज यार मेरा इंडिया पैलेस्टाइन वाला एक बार वीडियो देख लेना, एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा. आई एम सपोज टू मेक दिस वीडियो ना 2 पार्ट्स, बट मैंने बोला कि यार कर रहा है तो अभी एक ही में कर देते हैं. हालांकि अगर कोई इशू है तो प्लीज रीच आउट टू मी ऑन माय इंस्टाग्राम, दिस इज टेलीग्राम एंड दिस इज माय फेसबुक पेज, माय अदर वाईटी चैनल, यू कैन सब्सक्राइब देयर. एंड हाँ भाई ये है studyship@krati.com, फुल्ली एक्टिव, पूरी रिन्यू कर दी हमने वेबसाइट, नोट्स डाल दिए, एमसीक्यूज डाल दिए, अभी जाकर देखना आपका काम है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लेट्स मीट इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो. मिलेंगे हाँ हमारे अगले वीडियो में. बाय बाय. आज ना बड़ी टंग स्लिप हुई आपके, पता नहीं क्यों लेक्चर देते हो.